एक दशक से भी ज्यादा समय तक पूर्व तानाशाह बशर अल असद ने सीरिया पर लोहे की मुट्ठी से राज किया और अब जिस देश पर वो कभी राज करते थे उसी ने उन्हें मौत की सजा सुनाई है। सीरिया की एक अदालत ने असद को गैर हाजिरी में युद्ध अपराधों और मानवता के खिलाफ अपराधों का दोषी ठहराया है, जो देश के गृह युद्ध के दौरान की गई बर्बर कार्रवाई से जुड़े हैं। अब असद दिसंबर 2024 में रूस भाग गए थे जब विद्रोही सेनाएं दमिश्क के करीब पहुंच गई थीं और वो अभी भी मॉस्को में हैं, यानी वो हिरासत में नहीं है और जल्द ही उनकी फांसी नहीं होने वाली है। ये फैसला सीरिया की नई अंतरिम सरकार द्वारा पूर्व शासन के एक प्रमुख व्यक्ति के खिलाफ सुनाई गई पहली बड़ी मौत की सजा है। तो सवाल जाहिर है ये है कि इसका असल मतलब क्या है और क्या असद को कभी न्याय के कटघरे में लाया जा सकता है। और हमारे साथ वॉशिंगटन से जुड़ रहे हैं हाज़ेम अल गाबरा, जो यूएस स्टेट डिपार्टमेंट में पूर्व वरिष्ठ सलाहकार रह चुके हैं, जो बताएंगे कि इस फैसले का सीरिया के लिए क्या मतलब है और क्या असद कभी सच में न्याय का सामना कर सकते हैं। तो आप क्या कहेंगे, सीरिया की नई सरकार के लिए असद को मौत की सजा सुनाना कितना महत्वपूर्ण है, भले ही वो रूस में बैठे हैं? ये बिल्कुल महत्वपूर्ण है और सीरिया में संक्रमणकालीन न्याय की लंबी यात्रा में एक अहम और शुरुआती कदम है। मेरा मतलब है, ये तथ्य कि वो मॉस्को में है, यह निश्चित रूप से एक समस्या है और ये उनकी तुरंत प्रत्यर्पण में बाधा डालेगा, लेकिन भविष्य में यह बदल भी सकता है। हमें नाजी मुकदमों को याद रखना चाहिए। उदाहरण के लिए आखिरी नाजी ट्रायल 2022 में हुआ था। तो न्याय धीमा हो सकता है, खासकर जब आपके पास पुतिन शासन जैसे मिली भगत वाले शासन हो। हालांकि ये जरूरी है कि ये संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया जारी रहे और आप जानते हैं ये उसका एक हिस्सा था। एक और हिस्सा अभी भी गायब है, अंतर्राष्ट्रीय पहलू। असद शासन के अपराध सीरियाई लोगों से आगे लेबनान तक फैले हुए थे, यहां तक कि इजराइल तक भी आतंकवादी संगठनों का समर्थन करके। इसकी भी जांच होनी चाहिए। सही है, लेकिन आप जानती हैं मेरा सवाल ये है कि क्या ये फैसला वास्तव में मॉस्को पर असद को सौंपने के लिए कोई असली दबाव डालता है या क्या वो सीरियाई न्याय के दायरे से बाहर हैं? क्या आपको लगता है कि कोई ऐसा है जो पुतिन पर इतना दबाव डाल सके कि वो असद को छोड़ दें? मेरा मतलब है, पुतिन जो ईरान का समर्थन करने में शामिल है और यूक्रेन के खिलाफ युद्ध अपराध कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि वो असद के खिलाफ किसी भी अंतर्राष्ट्रीय या स्थानीय सीरियाई फैसले का पालन करने या उस पर अमल करने की कोई जल्दी में है। हालांकि उनका शासन अंततः बदल जाएगा। और आप जानते हैं, मैं फिर से नाजी मुकदमों की बात करता हूं। अर्जेंटीना नाजी अधिकारियों के लिए बहुत अनुकूल जगह थी, आखिरकार वो कुछ बहुत अलग बन गया। ऐसा रूस में भी हो सकता है। राजनीतिक रूप से आपको क्या लगता है कि इससे सीरियाइयों को क्या संदेश जाता है? आप जानते हैं, उन लोगों के परिवारों को जिनकी असद के शासन में हत्या कर दी गई, उन्हें यातना दी गई या वे गायब हो गए, खासकर उस समय जब हम देख रहे हैं कि सीरिया में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है। मेरा मतलब है, ऐसा नहीं है कि आप जानती हैं द्रूज समुदाय ने भी इस नई सरकार के तहत कष्ट नहीं झेले हैं। अलवी समुदाय, बेशक आप जानती हैं बशर अल असद अब दूर है। हाँ, यहाँ तक कि ईसाई समुदाय ने भी साफ तौर पर कष्ट झेला है। फिर से इस समय ये एक प्रतीकात्मक कदम है, खासकर जब आप असद को प्रत्यर्पित नहीं कर सकते। ये एक महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि मुझे लगता है कि सीरिया के पूर्व शासन को दंडित करने का सबसे अच्छा तरीका है बेहतर हालात, एक बेहतर शासन, एक बेहतर सरकार, एक बेहतर देश बनाना। और वर्तमान सरकार को इस पर जल्दी से काम करना शुरू करना चाहिए। यही सच्चा न्याय है, असद शासन के इन पीड़ितों को एक बेहतर भविष्य देना। और इस तरह का न्याय अभी भी सीरिया में कुछ हद तक पहुंच से बाहर है। सही है। खैर, आखिरकार हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि वो कौन सा पल होगा जब उसे एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि शायद अंत में यही इस आदमी का भविष्य है। हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि वो पल कब आता है। मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। हवा में उड़ती पतंग, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। धन्यवाद। ठीक है, अब सुनिए, सीरिया में एक गुप्त परमाणु स्थल है जिसे इजराइल सालों से देख रहा है और पता चला है कि बशर अल असद के पुराने परमाणु कार्यक्रम से रेडियोधर्मी सामग्री अभी भी वहां पड़ी हुई है। अब एक्सियोस की रिपोर्ट है कि ट्रंप प्रशासन ने चुपचाप सीरिया और इजराइल के साथ एक समझौता कराया है ताकि IAEA उस सामग्री को वहां से हटा सके, क्योंकि इजराइल ने चेतावनी दी थी कि वो उसे वहां रहने नहीं देगा। ये स्थल, जिसे साइट 99 के नाम से जाना जाता है, बताया जाता है कि इसमें येलो केक और अन्य अवशेष मौजूद हैं और चिंता यह है कि अगर किसी को उस तक पहुंच मिल गई तो क्या हो सकता है। बताया जा रहा है कि इस सामग्री का इस्तेमाल परमाणु हथियार बनाने में नहीं किया जा सकता, लेकिन इसे तथाकथित डर्टी बम में इस्तेमाल किया जा सकता है। इजराइल ने यहां तक चेतावनी दी थी कि अगर सीरिया ने उस सामग्री तक पहुंचने की कोशिश की तो वो फिर से उस स्थल पर हमला करेगा। तो वॉशिंगटन ने हस्तक्षेप किया और एक समझौता कराने में कामयाब रहा, लेकिन वो सामग्री अभी भी वही है और हटाने की प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है।
और हमारे साथ जुड़ रही है हमारी वरिष्ठ मध्यपूर्व संवाददाता एरियल ओजेरॉन, जो बताएंगी कि पर्दे के पीछे क्या हो रहा है और इसका इजराइल और सीरिया के लिए क्या मतलब है। ठीक है, तो जाहिर है कि मैंने उस स्थल के बारे में कुछ जानकारी दी है जो हमें पता है, हमें और बताइए। ठीक है, तो हमें 2007 में वापस जाना होगा, जब इजराइल ने सीरिया के गुप्त परमाणु रिएक्टर अल किबर पर हमला किया था। ये सीरिया के पूर्वी हिस्से दीर एज जोर में है। इजराइल ने इसे आधिकारिक रूप से 11 साल बाद तक स्वीकार नहीं किया था, लेकिन इजरायली हमलों के बाद जो कुछ सामग्री बची थी उसे साइट 99 नामक स्थान पर ले जाया गया था और इजराइल उस साइट पर नजर रखे हुए था और उसने सीरियाई प्रशासन को चेतावनी दी थी कि जब उसने नियंत्रण संभाला तो वो उसके पास न जाए। हाँ, 2 साल पहले दरअसल इजराइल ने साइट 99 के प्रवेश द्वारों पर बमबारी की थी, लेकिन कुछ हफ्ते पहले एक्सियोस की इस रिपोर्ट के अनुसार इजराइल ने उस हिस्से में गतिविधि की पहचान करना शुरू कर दिया था। सीरियाई सरकार ने उस साइट के पास गतिविधि शुरू कर दी थी और फिर इजराइल ने वॉशिंगटन को चेतावनी संदेश भेजे कि अगर कोई उस साइट के करीब आता है तो वो उस साइट पर बमबारी करेगा। और यही वजह थी कि ये अमेरिकी मध्यस्थता प्रयास शुरू हुआ, जो जाहिर तौर पर सफल रहा है और IAEA के सीरियाई सरकार के साथ उस साइट में प्रवेश करने की उम्मीद है ताकि वहां मौजूद सभी परमाणु सामग्री के अवशेष निकाले जा सके। मेरा मतलब है समझौते पर कथित तौर पर हस्ताक्षर हो चुके हैं, लेकिन फिर भी सामग्री अभी तक हटाई नहीं गई है। अब आगे क्या होगा और क्या कुछ इस समझौते को पटरी से उतार सकता है? देखिए, जो चीज इस समझौते को पटरी से उतार सकती है वो ये है कि अगर सीरियाई सरकार IAEA अधिकारियों के आने से पहले साइट पर पहुंच जाती है या अगर इजराइल कोई सैन्य कार्रवाई करता है, इनमें से कोई भी स्थिति इस समझौते को कमजोर कर सकती है। लेकिन ऐसा लगता है कि दमिश्क की सरकार ने यह संदेश अच्छी तरह और साफ साफ समझ लिया है। वे उस साइट से दूर रह रहे हैं और इसलिए उम्मीद की जा रही है कि ये आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं, हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति बशर वाकई हर संभव कोशिश कर रहे हैं, सही फैसला ले रहे हैं। जब बात पश्चिम देशों को खुश करने की आती है, ट्रंप प्रशासन को खुश करने की आती है, और इसलिए वो इसका इस्तेमाल उस सकारात्मक रुख को कमजोर करने के लिए नहीं करेंगे, खासकर जब ऐसी खबर जिसमें परमाणु सामग्री भी शामिल है इतनी ज्यादा चर्चित हो। वो पश्चिमी देशों की नजरों में ऐसे मुद्दे पर सकारात्मक कदमों के इस सिलसिले को नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, जैसा कि हमेशा होता है, हमें इंतजार करना होगा और देखना होगा कि आगे क्या होता है, लेकिन बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण था। धन्यवाद एरियल।